हे स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर नंबर 24 है, न्यू बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें जो हम टॉपिक आज का पढ़ेंगे वो फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि हम यहाँ पर बेसिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, और साथ में इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुए। उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है और नियो डार्विनिज्म है। तो ये थ्योरीज में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द ओरिजिन ऑफ लिविंग फॉर्म्स इज़ ऑलवेज द मैटर ऑफ इंक्वायरी फॉर मैन। इंसान जब से इस दुनिया में वजूद में आया है, जब से इंसान के पास अक्ल है, यानी कि इंसान के पास जो सोच है, तो वो सोच इंसान को मजबूर करती है कि वो इस यूनिवर्स की और अपनी ओरिजिन यानी कि जो शुरुआत है उस शुरुआत के बारे में वो गौर और फिक्र करे। तो इंसान हमेशा यही इंक्वायरी करता आया है कि इंसान कैसे वजूद में आया है, या फिर ये यूनिवर्स कैसे बना है और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हैंस देर आर ऑलवेज स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द इश्यूज एंड नॉन साइंटिफिक एज वेल एज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, डिफरेंट नज़रिए यहाँ पे आते हैं, जैसे कि साइंटिफिक नज़रियात भी आते हैं और नॉन साइंटिफिक नज़रियात भी आते हैं, यानी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इस नज़रिए के देखते हैं, जैसे कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरे यूनिवर्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया है। तो ये एक नॉन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि कुछ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से वजूद में आया है और इंसान और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हैं। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। दो मैनी ऑफ अस सी दैट इट कॉन्ट्राडिक्टिव मैटर फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दैट ह्यूमन इंटरेस्ट इज़ नेवर एंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्रूथ। तो इंसान जो है वो यहाँ पर दो नज़रियों पर बिलीव कर रहा है। जैसे कि एक हमारे पास है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें इंसान जो है वो रिलीजियस इंसान जो होते हैं वो इस पर बिलीव करते हैं कि किस तरह से। दूसरा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं और ये दोनों अलग अलग अपने व्यूज़ जो है वो देते हैं। तो हम यहाँ पर ये हमेशा इंसान के लिए जो है ये इंटरेस्ट की बात रही है कि हम सच को ढूंढ के निकालें कि एक्चुअली हमारी ओरिजिन किससे हुई है। तो यहाँ पर हमें बायोलॉजी के साथ साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लॉज भी अप्लाई करने होंगे इस सच को जानने के लिए, इस रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कि एक्चुअली इंसान या फिर ये यूनिवर्स इवॉल्व किस तरह से हुआ है। तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, कि इवोल्यूशन क्या है और हमारे लिए इसकी स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इवोल्यूशन ये लैटिन एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का इवोल्यूशन। और इसकी जो मीनिंग है वो है अनफोल्डिंग, यानी इसे किसी कोई क्लोज चीज़ में से कोई चीज़ जो है वो इमर्ज हो रही हो, निकल के बाहर आ रही हो। इमरजेंस ऑफ एन अनक्लोजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कोई एक इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर है, कोई एक बंद स्ट्रक्चर है जो कि खुल रहा है और वो उसमें से चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, उसमें से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। तो ये हमारे पास इसको हम जानते हैं हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट से, यानी कि हिस्ट्री के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, हिस्ट्री के अंदर किस तरह से इंसान की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और बाकी यूनिवर्स की डिफरेंट चीज़ों की किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुई है। ये सारा इवोल्यूशन कहलाता है। यानी कि इवोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस। इवोल्यूशन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज़ की। जैसे कि यहाँ पर अर्थ की डेवलपमेंट की बात करें या सोलर सिस्टम की डेवलप हो रहा है, तो ये हम डिफरेंट डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ किस तरह से इवॉल्व हुई है, किस तरह से डेवलप हुई है और अर्थ की पहले कंडीशन क्या थी और अब टाइम के साथ साथ अर्थ की कंडीशन किस तरह से चेंज हो रही है, तो ये सारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहलाएगा। जबकि सोलर सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं टाइम के साथ साथ, ग्रेजुअल चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो चेंजेस आ रही होती हैं, ये इवोल्यूशन के अंदर काउंट होती हैं। या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि जानदार जो है
वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से लेकर बड़े-बड़े जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म तक जो है किस तरह से ये ऑर्गेनिज़म्स बने हैं और किस तरह से ये ऑर्गेनिज़म्स इवॉल्व हुए हैं। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन कहलाएगा कि यूनिसेल्युलर से एक छोटे से ऑर्गेनिज़्म से जो है वो किस तरह से ये बड़े-बड़े ऑर्गेनिज़म्स बने हैं और ये जो है इनके अंदर किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेज़ आती हैं, ये हमारे पास इवोल्यूशन कहलाएगा। बायोलॉजी के अंदर जो है हम इस टर्म इवोल्यूशन की जो मायने लेते हैं, वो हमारे पास होता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी इन द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू द ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि ये इवोल्यूशन की डेफिनेशन है बायोलॉजी के अंदर कि ये पूरे प्रोसेस जो कि डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिज़म्स को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म के अंदर कन्वर्ट करता है और इसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, बहुत स्लो टाइम के साथ जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, ये हमारे पास इवोल्यूशन कहलाता है। अगर हम सपोज़ कि हम बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ मोर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़्म, कौन सा ऑर्गेनिज़्म है, प्लांट है या फिर एनिमल है जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पुराना जो ऑर्गेनिज़्म है वो कौन-सा है? तो ये हम यहाँ पर इसकी स्टडी इवोल्यूशन की स्टडी से ये बता सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज़्म है वो कौन-सा होगा। तो इसके लिए हमें इस इवोल्यूशन की स्टडी करनी होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन और इसके अंदर से डिफरेंट जो थ्योरीज़ आ रही हैं उनकी बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर देखें कितनी बड़ी डाइवर्सिटी आ गई है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है वो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से लेकर हमारे पास बड़े बड़े बहुत बड़े जो है ऑर्गेनिज़म्स वो बन चुके हैं और इतने ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन आ गई है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। तो इस डाइवर्सिफिकेशन को देखकर जो इंसान है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इनकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये सारे जो ऑर्गेनिज़्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो वेदर इट इज़ थ्रू देयर क्रिएशन आर ओरिजिन फ्रॉम वन अनदर, ये इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन सभी चीज़ों को किसी ने क्रिएट किया है या तो वो जो है वो ये चीज़ें एक दूसरे से ये ओरिजिन हो रही है इनकी। यानी कि एक अगर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है तो उससे जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स बने हैं और ज़्यादा सेल वाले जो ऑर्गेनिज़्म हैं वो उन्हीं से बने हैं। एक चीज़ से हमारे पास दूसरी चीज़ें बनती रही हैं, ये भी हमारे पास एक थॉट हो सकता है। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं, दो व्यूज़ हैं कि या तो उनको किसी ने क्रिएट किया है या तो वो एक दूसरे से उनकी ओरिजिन हो रही है, वो एक दूसरे से क्रिएट हो रहे हैं खुद ब खुद। तो ये हमारे पास बिलीफ जो है एक कहलाता है डिवाइन क्रिएशन और दूसरा हमारे पास कहलाता है इवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं, डिवाइन क्रिएशन का मतलब है कि किसी गॉड ने इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया है, तो ये आइडिया कहलाता है डिवाइन क्रिएशन। ये एक थ्योरी है जो कि कहलाती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अंदर जो इंसान है वो ये बिलीव करता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस दुनिया के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सभी को एक किसी इंसान ने या फिर सॉरी किसी गॉड ने जो है इन सभी को बनाया है, डिवाइन ने जो है इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया है। तो ये थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को अब हम डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि अ, ये थ्योरी बिलीव करती है, इसके अंदर जो भी इंसान इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं वो इंसान ये मानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी जितने भी स्पीशीज़ हैं या जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी को गॉड ने बनाया है, इन सभी को अल्लाह ने बनाया है और कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ऐसा हमारे पास मौजूद है जो कि इन सभी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। दे वर क्रिएटेड आइदर एट द सेम टाइम, या तो हो सकता है इन सभी चीज़ों को एक ही वक्त पे बनाया गया है या तो हो सकता है इन सभी चीज़ों को जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स पे बनाया गया है, यानी कि वक्त के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर इन डिफरेंट चीज़ों को जो है वो बनाया गया है, लेकिन इनको बनाने वाला एक ही गॉड हमारे पास है। हाउएवर द स्पीशीज़ डू नॉट हैव एनी इंटर रिलेशनशिप, और ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो स्पीशीज़ बनाई गई हैं, इन स्पीशीज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये स्पीशी एक दूसरे के अंदर जो है वो कोई इनका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। जैसे कि इवोल्यूशन के अंदर ये माना जाता है कि इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो मंकी से यानी कि बंदर से इंसान बना है, तो मंकी से हमारे पास ह्यूमन्स बने हैं, तो ये इवोल्यूशन के अंदर माना जाता है।
तो अब ये बंदर मंकी जो है ये एक स्पीशी है, जबकि दूसरी स्पीशी हमारे पास ह्यूमंस हैं, तो ये 2 अलग स्पीशीज़ हो गई। इन दोनों का यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर क्या किया है, रिलेशनशिप शो किया जा रहा है कि जो मंकीज़ हैं वो ह्यूमंस के जो है वो एंसेस्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को जो है ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बिल्कुल ही डिनाई करती है। इस चीज़ को जो है ये बिल्कुल ही यहाँ पर डिनाई करती है, बिल्कुल मानती नहीं है कि जो स्पीशीज़ हैं उनका कोई पॉइंट ओरिजिन जो है वो सेम हो सकता है या स्पीशीज़ का कोई इंटर रिलेशनशिप है। स्पीशीज़ का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये इस थ्योरी का कहना है। तो अब यहाँ पर जो इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ओरिजिन से स्पीशीज़ आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं रखती। दे वर क्रिएटेड इन द सेम एज फॉर्म एज प्रेजेंट टुडे। ये जो है इनके अंदर इवोल्यूशन भी नहीं होती। स्पीशीज़ जैसी जो हैं मौजूद हैं आज, वैसी ही ये बनाई गई थी और ये वैसी ही हमेशा रहने वाली हैं। स्पीशीज़ के अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह कोई चेंज जो है वो नहीं आ सकता। और प्रेजेंट डे सो आर सपोज टू बी फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल, और इनके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं आ सकती और ये जो है वो ये हमेशा फिक्स होंगे। तो ये चीज़ जो है ये इस थ्योरी ने हमें बताई है। और इस थ्योरी पर जो बिलीव करते हैं इनका ये मानना है कि जो स्पीशीज़ हैं वो हमेशा ऐसी ही हैं और ऐसी ही रहने वाली हैं। फादर सोरेसिस जो है, सोरेस ये एक इंसान है, एक साइंटिस्ट हैं, और ये 1548 से 1613 के अंदर इन्होंने जो है क्या किया कि वाज वन ऑफ द एडवोकेट, ये एक एडवोकेट थे और क्रिएशनिस्ट थे, यानी कि क्रिएशनिज्म पर बिलीव रखने वाले थे। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर जो बिलीव रखते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट, और क्रिएशनिज्म जो है ये फिनोमेना कहलाता है। तो ये क्रिएशनिस्ट थे, जबकि जो इवोल्यूशन पर बिलीव रखते हैं उन्हें हम इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। एक है इवोल्यूशनिस्ट और दूसरे आपके पास हैं क्रिएशनिस्ट। तो ये फादर सोरेसिस जो है ये क्रिएशनिस्ट थे, और दूसरे आपके पास हैं कैरोलस लिनियसिस। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ये एक बॉटनिस्ट थे, ये स्वेडिश बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन्होंने बुक भी पब्लिश किए हैं, जैसे कि नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए और नेचर को बयान करने के लिए। जैसे कि इन्होंने जो है वो टैक्सोनॉमी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, और इन्होंने जो बुक्स पब्लिश की हैं वो भी टैक्सोनॉमी के ऊपर हैं। तो ये भी बिलीवर थे फिक्सिसिटी ऑफ द स्पीशीज़ पर, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर, और ये बिलीव करते थे जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हैं, वो फिक्स हैं, वो वैसी ही रहने वाली हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। जबकि दूसरी आपके पास थ्योरी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और ये आपको बताती है कि जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से इवोल्यूट होती हैं, और स्पीशीज़ जो है एक स्पीशीज़ से हमारे पास दूसरी स्पीशी बनती है थ्रू इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि टाइम के साथ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से जन्म जन्म लेते हैं। तो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है और बिल्कुल ही कंट्रास्ट के अंदर है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के हिसाब से। यानी कि अगर हम इस थ्योरी को देखें तो ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं। द थ्योरी ऑफ द evolution believes that organisms are evolved through gradual processes of the changes from simple to complex forms during the course of time। यानी कि टाइम के साथ ऑर्गेनिज्म सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि चेंज हुए हैं। और ये सिंपल पहले ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। अब उनके अंदर से हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया है थ्रू इवोल्यूशन। और टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से इनके अंदर चेंजेस आती गई, और उन चेंजेस की वजह से आज तक हमें जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स मिले हैं वो सारे इन्हीं में से उन्होंने जन्म लिया है। यानी कि इनका सभी का जो ओरिजिन है वो एक कॉमन पॉइंट है जिनसे ये सारी चीज़ें हमारे पास इवॉल्व हुई हैं। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है। Thus, plants and animals have developed in continuous order way and under the guidance of natural laws। तो इसके अंदर से नेचुरल लाज के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स भी एक ही चीज़ से जो है वो डेवलप हुए हैं, और एक कंटिन्यूस और एक ऑर्डरली मैनर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं विद टाइम। और यहाँ पर हमारे पास जॉर्ज बफन जो है ये एक साइंटिस्ट थे, वो वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इन्होंने जो पहले सबसे पहले हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसी स्केल है जो कि हमें बताती है कि अर्थ के अंदर किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
यानी कि बहुत सारे अगर हम अर्थ की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो ये अर्थ डेवलप हुई थी, और ये अब अर्थ जो है ये उसके बाद इवोल्यूट हो रही है, और अर्थ के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो अर्थ की इवोल्यूशन जो है वो हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पता चलती है। इन्होंने एक ऐसी स्केल बनाई है जिसके अंदर से अर्थ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज हो रही है, तो वो इन्होंने वहाँ पर शो किया है। एंड डेवलप द आइडिया दैट द लिविंग बींग्स आर इवॉल्व्ड, और इन्होंने ये आइडिया पेश किया कि लिविंग थिंग्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ना कि ये क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पर इवोल्यूशन की इन्होंने जो है वो बात की, और इवोल्यूशन की थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन। तो जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अपोजिट है डिवाइन क्रिएशन की कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके बिल्कुल ही अपोजिट है, और इन दोनों के बीच में जो वो तकरार यहाँ पर शुरू हो चुका है। ग्रेजुअली अ नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, और इस जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, और स्ट्रिक्टली अपोजिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और उन्होंने स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को जो है वो बिल्कुल ही अपोज किया, और स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है उसको इन्होंने इनकार किया। उसके बाद द अपोजिशन बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ये जो तकरार है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसके अंदर से जो एवोल्यूशन ऑफ मैन है उसके हिसाब से इनकी जो तकरार है वो बढ़ती ही चली गई। तो अब हम अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा जो रिलीजन है वो क्या कहता है, इट वाज नेवर एक्सेप्टेबल, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि होली कुरान के अंदर जो बात लिखी हुई है वो बात यहाँ पर गलत हो सकती है। तो द कुरान सेज दैट वेरी क्लियरली इन मैनी सूराज, बहुत सारी सूराज के अंदर ये बिल्कुल ही बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने ये बात हमें बयान कर ली है कि जो चीज़ें हैं वो इवॉल्व नहीं हुई बल्कि उनको क्रिएट किया गया है, वो चीज़ें क्रिएट की गई हैं, और ये सारी इन सूराज के अंदर बयान की गई है। इनके रेफरेंसेस जो है वो कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सॉरी 1 मिनट, ये जो सूरा यहाँ पर लिखी हुई है ये बयान कर रही हैं कि कैसे जो है वो होली कुरान के अंदर ये बात बताई गई है कि कैसे अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर बात लिखी है कि एंड वी हैव क्रिएटेड सर्टेनली क्रिएटेड यू मैन काइंड, यानी कि मैन काइंड को जिसने क्रिएट किया है वो अल्लाह ताला है, और उनको जो है वो इंसान की जो फॉर्म है, इंसान की जो शक्ल है वो उन्होंने अता की। उसके बाद इस दूसरी आयत के अंदर भी लिखा गया है कि and mentioned, O Muhammad, when your Lord said that angels, I will create a human being out of the clay and altered mud, black mud, यानी कि काली मिट्टी से जो है वो अल्लाह ताला ने एंजल्स को कहा, यानी कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मैं काली मिट्टी से जो है वो बनाने जा रहा हूँ इंसानों को। तो इंसान अब काली मिट्टी से इंसानों को क्रिएट जिसने किया है वो अल्लाह ताला है। एंड and it is he who now created from water a human being and made him relative by lineage and marriage। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इंसान को वाटर से बनाया, और उनको जो है वो लाइनेज दी, यानी कि उसको नस्ल दी, और उसको मैरिज वगैरह के जो सारे सिस्टम हैं वो उनको जो है वो अता किए। एंड एवर इन योर लॉर्ड कंटेम्प्टेड, तो इन्होंने अल्लाह ताला सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, ये बात यहाँ पर लिखी है। एंड हिज साइन इज़ दैट ही क्रिएटेड यू फ्रॉम द डस्ट, तो उनका निशानी ये है कि उन्होंने क्रिएट किया है सभी चीज़ों को, इंसान को डस्ट से, यानी कि मट्टी से। देन सडनली यू वर ह्यूमन बींग्स डिस्पर्सिंग अर्थ, यानी कि थ्रू आउट द अर्थ के अंदर। उसके बाद इंसान सारे जो है वो फैल गए हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर जैसे कि हज़रत आदम को जो है वो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है किससे, मट्टी से। तो ये बात बिल्कुल ही कुरान के अंदर बयान की गई है। तो अब ये इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है वो इन चीज़ों का समझना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इवोल्यूशन जिसकी इतनी ज़्यादा बात की जा रही है कि जो एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ बन रही हैं, और जो है वो चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं और इसके क्या एविडेंसेस हैं, हम किस बुनियाद पे ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर वाकई ही इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।